हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे कि हो गया आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देन आप बात कर सकते हो आपका एंटेना, जैसे हो गया एंटेना जो है, इसके भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे। उसके बाद जो है हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और मतलब ये सारे जो कंबाइंड सब्जेक्ट है, मतलब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके पढ़ते हो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के, उन सबके एमसीक्यू कंबाइन जो है यहाँ पे मोर देन 100+ एमसीक्यूज जो है इसकी हम जो है इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो हो गया, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो होता है उसके एमसीक्यूज की भी हम जो है इसमें बात करने वाले हैं। सो ये मतलब आरएफ कम्युनिकेशन, जिसे आप कह सकते हो आपका ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव वगैरह वगैरह, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंटेना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है, इन सब के एमसीक्यूज जो है हम इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं वो हम बात करेंगे। मोर देन 100+ एमसीक्यूज है। सो हम दो सेट में बात करेंगे। यहाँ पे आज जो हम बात करने वाले हैं सेट 1 में 50+ एमसीक्यू की, और उसके बाद कल सेट 2 में जो है हम 50+ एमसीक्यू की बात करेंगे। तो ये जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं ये सेट 1 है, जिसमें आपके कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस है, उसके एमसीक्यूज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर ये आपके सिलेबस में है। एंटेना जैसे हो गया, मतलब इसरो का आप एग्जाम देने वाले हो, आप डीआरडीओ का एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका कम्युनिकेशन का एप्लीकेशन सिलेबस में है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और फटाफट जो है आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन है। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो होता है, मतलब उसकी यहाँ पे बात कर दी की हुई है। ओनली ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट होता है उसमें, ओनली रिसीविंग इक्विपमेंट होता है, बोथ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, या नन ऑफ होता है। तो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन अगर आपने देखा हुआ है तो आपको पता होगा, मतलब आपका सैटेलाइट अर्थ स्टेशन बहुत सारी जगह पे होते हैं। तो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन आपने देखा है तो उसमें दोनों होता है, मतलब ट्रांसमिटिंग इक्विपमेंट्स भी होते हैं और रिसीविंग इक्विपमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट में डेटा को ट्रांसमिट रिसीव दोनों करना पड़ता है। अपलिंक डाउनलिंक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। इसके आगे एक जगह पे जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। तो यहाँ पे सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो होता है उसमें बोथ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एलिमेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के साथ, अर्थ का जो स्पीड होता है रोटेशन का, वो सेम स्पीड से रोटेट करता है। हमारा जो मतलब हमारा 1 डे का कवर कितना होता है, हमारा 1 डे का आवर 24 होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी वही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन DAMA, जिसे डामा कहा जाता है, उसका मतलब क्या है। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में DAMA का मतलब होता है डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस। डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन सी दिया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में DAMA जो होता है उसका फुल फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म फेडिंग इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक्स कैन बी ओवरकम बाय। ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट टर्म फेडिंग अगर हो रहा है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट जिसका हम यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी। फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी होता है, फेज डाइवर्सिटी होता है। आप शिप टू शिप कम्युनिकेशन की बात करो तो शिप टू शिप कम्युनिकेशन में फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, TWT इज बेसिकली एन, मतलब TWT जो होता है दैट इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे रिपीटेडली पूछते हैं। अगर आप इसरो का एग्जाम दे रहे हो तो इसरो में भी रिपीटेडली इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। TWT जो होता है वो ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर होता है, या तो वाइड बैंड एम्पलीफायर कहा जाता है, क्योंकि उसका बैंडविड्थ जो होता है वो लार्जर होता है। सो यहाँ पे उसका यूज एप्लीकेशन भी वही है एज ए ब्रॉडबैंड एम्पलीफायर। सो यहाँ पे जो
जो ऑप्शन दिया हुआ है वाइड बैंड एम्पलीफायर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स प्रोड्यूस द हाईएस्ट पल्स पावर, इसमें से कौन सा डायोड जो है वो हाईएस्ट पल्स पावर प्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन में गन डायोड, शॉर्ट की बैरियर डायोड, वेक्टर डायोड एंड रिम्पेट। ये रिम्पेट जो होता है, ट्रेपेट मतलब आपका ट्रांजिट टाइम डायोड्स होते हैं कुछ, जिसे ये रिम्पेट हो गया, ट्रेपेट हो गया, इम्पेट हो गया, ये सारे ट्रांजिट टाइम डायोड्स जो है वो बहुत ज्यादा पल्स पावर जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेवगाइड फील्ड्स आर प्रेशराइज्ड टू, वेवगाइड फील्ड्स जो होते हैं वो किससे प्रेशराइज किए जाते हैं ये पूछा हुआ है। तो वेवगाइड फील्ड जो होते हैं वो प्रेशराइज किया जाता है टू रिड्यूस द नॉइस, नॉइस का रिडक्शन के लिए उसको प्रेशराइज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज फॉर पल्स ऑपरेशन, इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो पल्स ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होगा, नॉट यूज फॉर द पल्स ऑपरेशन ऐसा दिया हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए CFT, BWO, TWT कि मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, कौन सा पल्स ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता है? तो आपका BWO जो होता है वो पल्स ऑपरेशन के लिए यूज नहीं होता है, दैट इज बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर कहा जाता है उसे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोएक्सियल लाइंस आर कपल्ड टू द वेवगाइड बाय मींस ऑफ, कोएक्सियल लाइन जो होते हैं वो वेवगाइड से कपल किए जाते हैं बाय मींस ऑफ आइदर प्रॉप्स और कपलिंग लूप्स। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैनेडी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको बता दूं कि कैनेडी के क्वेश्चन है, कैनेडी के क्वेश्चन, कैनेडी करके एक कम्युनिकेशन का एक बुक है, हाँ, जिसके पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और वहां से बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेडली बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे जो कैनेडी से है, क्योंकि रिपीटेडली वो कुछ मतलब सारे एमसीक्यू तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के पीछे आप एवरेज गिन लो तो अराउंड 20-25 एमसीक्यूज है। सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टर्म लेजर इज एन एब्रिविएशन फॉर, आपका लेजर जो है आप ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हो, तो लेजर इज नथिंग बट लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ऑप्टिकल फाइबर द प्रोपागेशन ऑफ द सिग्नल हैपेंस ड्यू टू, ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ये भी बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में प्रोपागेशन ऑफ सिग्नल जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं TIR, भी काफी बार ऑप्शन में दिया जाता है, तो भी राइट आंसर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफी लोग रिफ्लेक्शन लिख के आ जाता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो है मतलब आपका कोर जो होता है उसके अंदर ऐसे रिफ्लेक्शन होता है और ऐसे आपका लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करता है, मतलब लाइट रे जो है ट्रैवल करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज नॉट यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा विंडो जो है वो यूज नहीं होता है ऐसा पूछा हुआ है। तो देखिए 8-5 मतलब विंडो मतलब आप बात करें तो वेवलेंथ की बात करें, मतलब कौन सा लैम्बडा जो है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज नहीं होता। तो लैम्बडा की हम बात करें तो अलग अलग लैम्बडास ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर, 1550 नैनोमीटर। देन आप पास करो जो अब नेटवर्क आया जीपॉन नेटवर्क, उसमें 1490 नैनोमीटर जो है ये भी यूज किया जाता है, हाँ, जिसमें सिर्फ सिंगल फाइबर मतलब वन लिंक, जिसमें ट्रांसमिटेशन नहीं होता, एक ही लिंक जो होता है SAP जो होता है उसका मतलब उसका जो फिल्टर होता है, हाँ, जिसमें मतलब आप कन्वर्जन करते हो, तो उसमें भी जो है एक ही फाइबर का यूज जो है किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा यूज नहीं होता है ऐसा पूछा हुआ है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट होप रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू, लॉन्गेस्ट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन जो है इज पॉसिबल ड्यू टू कौन से रीजन की वजह से होगा? देखिए यहाँ पे अगर आप ग्राउंड वेव की बात करो तो आपके अलग अलग ग्राउंड वेव होते हैं, मतलब ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन जो होता है, उसके बाद आपका स्काई वेव कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब आपका ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन जो होता है, आइनोस्फेरिक कम्युनिकेशन जो होता है। तो उसमें आइनोस्फेरिक जो कम्युनिकेशन होता है उसके अलग अलग रीजन होते हैं, हाँ, मतलब डी रीजन होता है, ई रीजन होता है, उसके बाद F1 एंड F2। तो F2 जो होता है ये सबसे ऊपर होता है। तो अगर आप यहाँ मतलब फॉर एग्जांपल आपका एंटेना है यहाँ पे और आपका ट्रांसमिटिंग एंटेना मतलब यहाँ पे और रिसीविंग एंटेना यहाँ पे है, सो सबसे ऊपर वाला जो मतलब आपका
लेयर होगा उसी में तो सबसे बड़ा होप, मतलब होप किसे कहा जाता है, जैसे कि ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आया तो इसे कहते हैं होप। तो लॉन्गेस्ट होप किसमें होगा ये पूछा हुआ है। सो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा उसी में तो लॉन्गेस्ट ऑफ होगा। सो लॉन्गेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो होगा वो किसमें होगा, आपका F2 लेयर में होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज MUF एंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इज। तो आपका FC जो होता है वो आपका होता है, मतलब आप लिख सकते हो FC इज इक्वल टू MUF बाई सेक थीटा, या तो आप मतलब उल्टा लिखना है तो भी लिख सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो डायरेक्टली आपका मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट इज नथिंग बट MUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, या आप लिख सकते हो FMUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, इसे मतलब मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। सो वो FC डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, या तो आप लिख सकते हो FC सेक थीटा होता है। सो आपका मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है FC सेक थीटा। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम रेन अटेन्यूएशन। इसमें से कौन से बैंड में मैक्सिमम रेन अटेन्यूएशन होगा ये पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उतना रेन अटेन्यूएशन ज़्यादा होगा, मतलब रेन की वजह से उसके सिग्नल में अटेन्यूएशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, KU बैंड का है। ये आपके माइक्रोवेव के बैंड है LSCX KU के। हाँ, आप जैसे रेंज कर सकते हो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज़ होता है, 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़ होता है, देन आपका मतलब 8 to 16 होता है, देन 16 to 22, 20 to 28 ऐसे रेंज होते हैं। जब मैंने आपको अगेन बताया LSCX KU के ऐसे नाम है। तो जो KU बैंड है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, सो उसमें मैक्सिमम रेन अटेन्यूएशन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन FM ब्रॉडकास्टिंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन यूज, मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब क्या होता है, डेल्टा F होता है। तो FM ब्रॉडकास्टिंग में मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो होता है वो कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हमने कल भी सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पे हम एनालॉग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। आपका 75 किलोहर्ट्ज़ जो होता है वो वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, द गेन ऑफ पैराबोलिक एंटेना इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर D बाय। आपका गेन ऑफ पैराबोलिक एंटेना जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बाय D²। हाँ, आपका गेन जो होता है इससे मतलब मैक्सिमम डायरेक्टिविटी भी कहा जाता है। डायरेक्टिविटी और गेन जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टिविटी से ही आपका गेन जो है फाइंड किया जाता है। सो आपका गेन ऑफ पैराबोलिक एंटेना जो होता है वो डायमीटर D से, मतलब डायरेक्ट देखो D यहाँ पे डायरेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे डायमीटर D है, तो डायमीटर D से डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटेना गेन फॉर द डाइपोल इज, डाइपोल जो होता है उसका जो एंटेना गेन होता है वो अराउंड 1.76 dBi होता है। हाँ, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यार। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, हालांकि ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। हर्ट्जियन डाइपोल जो होता है उसका 1.5 dBi होता है। आपका आइसोट्रोपिक एंटेना जो होता है उसका मतलब ओमनी डायरेक्शनल एंटेना कहा जाता है। हाँ, उसका डायरेक्टिविटी 1 होता है। सो ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया हुआ है, इन सिलिंड्रिकल केविटी रेजोनेटर द 2 मोड्स विच आर डिजेनरेटेड वुड इंक्लूड, मतलब 2 मोड जो डिजेनरेटेड है वो क्या इंक्लूड करेंगे, ऐसा यहाँ पे पूछा हुआ है। तो आपका सिलिंड्रिकल केविटी वेव रेजोनेटर की यहाँ पे बात आप करो तो डिजेनरेटेड मोड मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो TE111 एंड TM011 ये जो 2 मोड है इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, in the dominant mode waveguide not terminated in the characteristic impedance is excited with the 10 gigahertz signal, then if D is the distance between the 2 successive minima of the standing wave in the guide, then देखो 2 सक्सेसिव मिनिमा का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है λ/2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐप दिया हुआ है, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 10 गीगाहर्ट्ज़ आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, सिंपली आपको C फाइंड करना है। हाँ, मतलब C इज इक्वल टू क्या होता है, λf होता है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय f, मतलब 10 × 10⁹ ये दिया हुआ है। तो आप ये फाइंड करोगे तो अराउंड आपको कितना मिलेगा, मतलब आपको 3 सेंटीमीटर जो है ये मिलेगा लैम्डा, और λ/2
करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1.5 सेंटीमीटर जो है ये मिलेगा, मतलब लैम्डा बाई टू, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो लैम्डा बाई टू क्या होगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस विद द इंडक्टेंस 0.294 माइक्रो हेनरी पर मीटर एंड द कैपेसिटेंस 60 पिको फेराडे पर मीटर है, तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होगा ऐसा पूछा हुआ है। तो सिंपली Z0 जो होता है, मतलब लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन अगर बात करो तो Z0 इज इक्वल टू √L/C होता है। आपको इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो √L/C आपको रेशियो लेना है, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। सो यहाँ पे जो है आपको पॉइंट से निकाल के आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 70 ओम जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन इन द रेडियो रिसीवर इज, सबसे ज्यादा जो है रेडियो रिसीवर के डिटेक्शन के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो एम्पलीफायर होता है, ट्रायड होता है, डायोड होता है कि ट्रांजिस्टर होता है। सो डिटेक्शन इन रेडियो रिसीवर के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मतलब हम डायोड का यूज करते हैं, हम एमोल्यूशन में एनालॉग डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो एनालॉग डिटेक्टर जो होता है बेसिकली कंटेन्स अ डायोड, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए अगेन हम किसका यूज करते हैं, डायोड का जो है मैक्सिमम यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉसलेस लाइन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस 300 ओहम इज टर्मिनेटेड इन द प्योर रेजिस्टेंस ऑफ द 200 ओहम, द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव रेशियो का आपको वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखिए स्टैंडिंग वेव रेशियो सिंपली में सीधा आपको बताओ तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। आपका जो होता है स्टैंडिंग वेव रेशियो वो आपका ZL/Z0 होता है। हाँ, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, सिंपली आपको फाइंड करना है तो, लेकिन इसमें ZL मैक्सिमम होना चाहिए। अगर Z0 मैक्सिमम है आपका तो Z0/ZL होता है। स्टैंडिंग वेव रेशियो आप दोनों तरीके से जो है वो फाइंड कर पाओगे, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, स्टैंडिंग वेव रेशियो जो आपका होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। हाँ, तो जो ज़्यादा होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, जो कम होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है, 300 है, कम क्या होगा आपका 200 होगा, तो 300/200 मतलब 3/2, सीधा आपका क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बताओ, फाइंड कर सकते हो बाय इक्वेशन डायरेक्टली। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर दो, गामा इज इक्वल टू आप फाइंड कर सकते हो, हाँ, ZL-Z0 + ZL+Z0, तो आपको गामा मिल जाएगा। और इसके बाद आप जो है SWR फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन से SWR इज इक्वल टू आप कर सकते हो गामा -1 डिवाइड, मतलब गामा +1 डिवाइड बाय गामा -1, तो आपको SWR जो है वो मिल जाएगा। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा दोनों केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द साइनसॉइडल सिग्नल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर डिस्प्ले ऑन द ड्यूअल ट्रेस CRO, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द पास सिग्नल covers 6 centimeter of the horizontal scale and the starting point of the horizontal scale and the starting point of the two signals are separated by 0.5 centimeter। देखो पाथ डिफरेंस क्या दिया हुआ है, टोटल पाथ डिफरेंस कितना है 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द फेज डिफरेंस आपको पूछ लिया है। तो फेज डिफरेंस जो होता है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, आपको लैम्डा दिया हुआ है 6, मतलब पाथ डिफरेंस दिया हुआ है 1/2 और लैम्डा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 2π/6 इंटू 1/2 करोगे तो 1/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या π/6। तो π/6 मतलब कितना होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन मैं आपको इक्वेशन बता दूं, यहाँ पे कौन सा यूज किया है मैंने, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये इक्वेशन होता है जहां से इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे लिखा है बहुत लंबा लंबा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आइनोस्फीयर लेयर ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एज, आपका आइनोस्फीयर लेयर जो होता है अर्थ का वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये पूछा हुआ है। तो आइनोस्फीयर लेयर ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड एट द 70 to 500 किलोमीटर। हाँ, जो मैंने आपको बात किया, आपका अलग अलग कम्युनिकेशन का लेयर होता है। जो आइनोस्फीयर लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर। हाँ, तो आइनोस्फीयर लेयर जो होता है वो 70 to 500 किलोमीटर तक जो है वो बिखरा हुआ होता है, मतलब आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज क्रॉस फील्ड ट्यूब, इसमें से कौन सा जो है वो क्रॉस फील्ड ट्यूब होता है ऐसा पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, देखिए मैग्नेट्रॉन, देखिए दो टाइप के ट्यूब होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है ओ टाइप ट्यूब और एक होता है
एम टाइप ट्यूब, जो एम टाइप ट्यूब होते हैं उसे क्रॉसफील्ड ट्यूब कहा जाता है। इसमें क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन और TWT जो है वो ओ टाइप ट्यूब हो गया। आपका मैग्नेट्रॉन जो होगा वो क्रॉसफील्ड ट्यूब होगा, जो आपका मैं जिसमें आपको बताया एम टाइप ट्यूब जो है वो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे पूछा हुआ है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री आइडेंटिकल टेलीफोन नंबर्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री जो टेलीफोन नंबर होते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरिया कोड का जो है यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिकेट द फुल स्टेटमेंट द SWR ऑन द ट्रांसमिशन लाइन इज इनफाइनाइटी देन द ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड इन। अगर SWR मतलब स्टैंडिंग व्यू रेशियो अगर उसका इनफाइनाइट हो गया, देखिए स्टैंडिंग व्यू रेशियो इनफाइनाइट कब होता है, स्टैंडिंग व्यू रेशियो इनफाइनाइट तब होता है जब आपका लाइन जो है वो लॉसलेस लाइन है। हाँ, तो लॉसलेस लाइन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें डिस्टोर्शन नहीं हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि डिस्टोर्शन लेस लाइन है। आप कह सकते हो कि कंप्लीटली मैच लाइन है, ऐसा आप कह सकते हो। कंप्लीटली मैच लाइन कब होगा, अगर आपका लोड जो है मतलब लाइन टर्मिनेटेड इन द ओपन सर्किट है, या तो शॉर्ट सर्किट है, या तो प्योरली रिएक्टेंस में आपने लाइन टर्मिनेट किया है, तो वहाँ पे कंप्लीटली मैच मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस जो है उसमें आपने लाइन को टर्मिनेट किया तो आपका SWR जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको पूछा हुआ है फुल स्टेटमेंट क्या है बताना है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट स्टब आर प्रीफर टू ओपन सर्किट स्टब बिकॉज द लेटर आर। शॉर्ट सर्किट स्टब जो होते हैं वो ओपन सर्किट स्टब के अगेन प्रीफर किए जाते हैं क्योंकि लेटर आर लायबल टू रेडिएट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही पीटा हुआ क्वेश्चन है, और अगेन मैंने आपको बताया जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट हॉट फेवरेट क्वेश्चन कैनेडी का है जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कैनेडी का क्वेश्चन है, 75 - J50 ohm load is connected to a coaxial line of characteristic impedance 75 ohm at 10 GHz. The best method for the matching consists in the connecting। देखिए आपको जब भी ट्रांसमिशन लाइन को मैच करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट स्टब एट सम स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द लोड। कुछ डिस्टेंस ऑफ द लोड से आप शॉर्ट सर्किट स्टब को रख दोगे तो आपका बेस्ट मैचिंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द right answer, short circuit stub at some specific distance from the load. Next question पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, the wavelength of the wave is in the waveguide। आपका wavelength जो होता है वेव में इन वेवगाइड में है वो ग्रेटर देन फ्री स्पेस वेवलेंथ होता है। हाँ, आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है मतलब आपका जो वेलोसिटी होता है वो कम होता है, जबकि वेवलेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगेन ये हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली लोग जो है वो स्मॉलर देन फ्री स्पेस वेवलेंथ लिख के आ जाते हैं, ऑप्शन बी मार्क करके आ जाते हैं, जो गलत है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। वो ये क्वेश्चन भी कैनेडी का क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन अ पर्टिकुलर मोड इज एक्साइटेड इन द वेवगाइड there appears an extra electric component in direction of propagation, the resulting mode is। अगर आपने पर्टिकुलर मोड को एक्साइटेड किया वेवगाइड में तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मिलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो इसमें रिजल्टिंग मोड कौन सा होगा आपको ऐसा पूछा हुआ है। देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मिल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक तो नहीं हो सकता। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब आप कह सकते हो इधर 90 डिग्री एंगल। हाँ, तो ट्रांसवर्स तो नहीं हो सकता, तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा आपका जो सिग्नल होगा वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक होगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन प्रोपागेशन में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है। डायरेक्शन प्रोपागेशन में मैग्नेटिक कंपोनेंट होता तो क्या होता, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक होता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो होता है उसका क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे दिया हुआ है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टू होल डायरेक्शनल कपलर इज। टू होल डायरेक्शनल कपलर का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो देखिए ये भी कैनेडी का क्वेश्चन है। टू होल डायरेक्शनल कपलर जो होता है उसका मेन डिसएडवांटेज होता है नैरो बैंडविड्थ। उसका बैंडविड्थ जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इससे मतलब नैरो बैंडविड्थ इज द डिसएडवांटेज ऑफ टू होल डायरेक्शनल कपलर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की, इंडिकेट द फोर्स स्टेटमेंट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना है। फोर्स कौन सा है ये बताना है। क्लिस्टोन एम्पलीफायर आर यूज इंटरमीडिएट केविटीज टू। क्लिस्टोन एम्पलीफायर में इंटरमीडिएट केविटी होते हैं, तो उसका यूज क्यों होता है, ये कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपको बताना है। देखिए
उसमें पावर गेन को इंप्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका बैंडविड्थ इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम केवीटी का यूज़ करते हैं। प्रिवेंट ऑसिलेशन दैट अकर इन द टू केवीटी क्लिस्ट्रॉन, इसके लिए हम यूज़ नहीं करते, हाँ, क्योंकि क्लिस्ट्रॉन जो है वो माइक्रोवेव ऑसिलेटर ही तो है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रो ऑसिलेटर, तो ऑप्शन में क्लिस्ट्रॉन होता है। तो प्रिवेंट ऑसिलेशन के लिए हम केवीटी का यूज़ नहीं करते, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे दिया हुआ है, द TWTA इज समटाइम प्रीफर्ड टू मल्टीक्यूलेटेड क्रिस्टल एम्पलीफायर बिकॉज फॉर्मर इज, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे TWTA की बात आए मतलब ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर की बात आए, क्या होगा, ग्रेटर बैंडविड्थ, इट हैज अ ग्रेटर बैंडविड्थ, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दिया हुआ है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हेलिक्स इन TWTA इज, हेलिक्स जो हम यूज करते हैं मतलब हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है TWTA में ऐसा, हाँ, इसका हम यूज क्यों करते हैं ये पूछा हुआ है। सो प्राइमरी पर्पस ऑफ द हेलिक्स इन TWTA इज टू रिड्यूस एक्सियल वेलोसिटी ऑफ द RF फील्ड, हाँ, हम जो TWTA यूज करते हैं हेलिक्स में उसका प्राइमरी पर्पस होता है टू रिड्यूस द एक्सियल वेलोसिटी ऑफ द RF फील्ड, हाँ, RF फील्ड का एक्सियल वेलोसिटी जो है मतलब आपको बात करो कोई भी माइक्रोवेव ट्यूब की बात करो तो उसका मेन फंक्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है। आपका 3 वेलोसिटी होता है वहाँ पे, एक होता है अर्ली वेलोसिटी, आप कह सकते हो अर्ली इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक होता है आपका मतलब रेफरेंस वेलोसिटी जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और एक होता है लेट इलेक्ट्रॉन जिसका लेट वेलोसिटी होता है। 3 वेलोसिटी के मॉड्यूलेशन के बेस पे ही आपका पूरा माइक्रोवेव ट्यूब जो है ये वर्क करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दिया हुआ है, और पैरामीट्रिक एम्पलीफायर मस्ट बी कूल्ड, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर को कूलिंग करना जरूरी है क्योंकि टू इंप्रूव द नॉइस फिगर जो है उससे इंप्रूव होगा, सो द पैरामीटर एम्पलीफायर मस्ट बी कूल टू इंप्रूव द नॉइस फिगर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, क्लिस्ट्रॉन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्लिस्ट्रॉन का जो ऑपरेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अभी मैंने आपको बताया 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है लेट इलेक्ट्रॉन और एक होता है अर्ली इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे ही क्लिस्ट्रॉन जो होता है उसका ऑपरेशन बेस्ड होता है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करता है, एन इलिप्टिकली पोलराइज वेव कैन बी ब्रोकन अप इनटू, इलिप्टिकली पोलराइज वेव है उसको आप ब्रोक करोगे तो आप उसको ब्रोक कर सकते हो टू सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये पोलराइजेशन के बेस पे क्वेश्चन है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, टू सर्कुलरली पोलराइज कंपोनेंट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, microwave links are generally preferred to coaxial cable for the television transmission because microwave link जो है हम क्यों प्रीफर करते हैं टू कोशियल केबल फॉर द टेलीविजन ट्रांसमिशन, उसका रीज़न क्या है ये पूछा हुआ है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दे हैव अ लेस ओवरऑल फेज डिस्टोर्शन, उसका जो ओवरऑल फेज डिस्टोर्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। हाँ, माइक्रोवेव लिंक में जैसे मैंने आपको बताया फेज डिस्टोर्शन जो होता है वो आपका पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा कितना है उस पर डिपेंड होता है, तो माइक्रोवेव में फेज डिस्टोर्शन जो है बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा मतलब आपका लैम्डा जो हो जाएगा माइक्रो में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि कोएक्सियल में लो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, लैम्डा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फेज डिस्टोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन requires 2 pairs of cable, can transfer data in both direction, require modem at the both end, all of above is the right answer। इस क्वेश्चन हम पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके हैं। The output from the laser is monochromatic, this means that देखो आउटपुट मोनोक्रोमेटिक है लेजर का, इसका मतलब क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक, देखो मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होगा कि आपका आउटपुट जो है वो कैसा है, सिंगल फ्रीक्वेंसी आउटपुट है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन एंटेना दैट इज सर्कुलरली पोलराइज इज, आपका एंटेना सर्कुलरली पोलराइज है वो कौन सा होगा, हेलिकल एंटेना होगा। एंटेना के ये किटे हुए कुछ क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन है, हेलिकल एंटेना इज जनरली सर्कुलरली पोलराइज, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, या तो ऐसा पूछ लेते हैं एंटेना दैट इज सर्कुलरली पोलराइज, तो ऑप्शन में हेलिकल एंटेना है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर इज यूज विद फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग रेंज, आपका ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर जो होता है जनरली यूज किया जाता है आपका यूएचएफ रेंज में। हाँ, मतलब आप बात करो तो आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज जो होता है उसमें आप ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर जो होता है उसका मैक्सिमम यूज करते हो, मतलब आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ मतलब आपका उसमें जो है आप ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर जो होता है उसका यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज इन यूएचएफ रेंज नॉर्मली प्रोपागेटेड बाय मींस ऑफ,
फ्रीक्वेंसी इन द यूएचएफ रेंज जो होता है, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो नॉर्मली प्रोपागेट किया जाता है बाय यूज ऑफ स्पेस वेव। हाँ, स्पेस वेव का यूज करके प्रोपागेशन किया जाता है। ये भी कैलोरी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूएचएफ वीएचएफ वाले जितने भी क्वेश्चन है, आरएफ कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्वेश्चन, ये एग्जाम में रिपीटेडली बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। हाँ, ये कॉमन मतलब जनरल कम्युनिकेशन में भी आप पढ़ते हो। सो ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। इन रेडियो फ्रीक्वेंसीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, रेडियो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो कैसा होता है, जनरली आपका इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दिया हुआ है। द रेंज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ये मैंने आपको कल भी बताया था, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है, हाँ पूरा आपका रेडियो स्पेक्ट्रम गिन लो, मतलब आप 3 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट करो। हाँ, 3 to 30, फिर आप करते हो 30 to 300, फिर 300 to अगेन 3 to 30, 30 to 300, इससे कि किलोहर्ट्ज मेगा गीगा, मतलब आपका करो किलोहर्ट्ज करो, फिर मेगाहर्ट्ज करो, फिर गीगाहर्ट्ज करो, तो ऐसे पूरा रेंज होता है। ठीक है, तो आप पूरा आरएफ स्पेक्ट्रम के रेंज की बात करोगे तो आपका 3 किलोहर्ट्ज से लेके आप गिन सकते हो 300 गीगाहर्ट्ज तक पूरा आपका आरएफ फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। द VSWR इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, आपका VSWR मतलब क्या होता है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द वैल्यू ऑफ कितना सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट होता है। देखिए आपका मतलब स्टैंडिंग वेव रेशियो पैटर्न ड्रॉ करो तो मैक्सिमास और मिनिमास पे वो डिपेंड होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर जो आपका सिग्नल वापस होगा वो कितना वापस होगा, तो मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मैंने आपको बताया अभी λ/2 होता है। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो जो होता है, ये मैक्सिमा हो गया, मिनिमा हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का डिस्टेंस वो होता है λ/4, और 2 मैक्सिमा, फॉर एग्जांपल ये एक ही वेव के 2 मैक्सिमा है, मैं आपको अगेन ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये 2 मैक्सिमास है, तो ये डिस्टेंस जो होगा ये होगा आपका λ/2, और ये मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका λ/4। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे पहले हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि VSWR इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, VSWR इंडिकेट द वैल्यू ऑफ सिग्नल रिफ्लेक्टेड बैक इन द फीडर, कितना सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है वो VSWR इंडिकेट करेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉमन मॉड्यूलेशन यूज इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज, कॉमन मॉड्यूलेशन जो यूज होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वो कौन सा होता है। सो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं उसमें इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का हम यूज करते हैं, नहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नहीं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व इन, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है इन द ऑडियो वेव्स। हाँ, जो ऑडियो वेव्स आपके होते हैं उसमें ट्रोपोस्कैटर जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन द फ्री स्पेस फॉलोज, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो फ्री स्पेस में प्रोपागेट करता है वो क्या फॉलो करता है, मतलब कौन सा लॉ फॉलो करता है, ऐसा पूछा हुआ है। इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, डायरेक्ट स्क्वायर लॉ कि नैना फॉलो, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपागेट करता है फ्री स्पेस में वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 यहां पे दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड सरफेस वेव, इसमें से किसको हम सरफेस वेव कहेंगे। देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि जो वेव आप ट्रांसमिट करते हो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर में वो कौन सा होता है, तो हमने वहां पे स्पेस वेव मतलब यूएचएफ वेव जो होता है वो हमने बताया था कि स्पेस वेव होता है। तो आपका सरफेस वेव मतलब ग्राउंड वेव, हाँ ग्राउंड पे कौन सा वेव करोगे, तो लो फ्रीक्वेंसी वेव जो होता है, आप बात करो लो फ्रीक्वेंसी वेव, तो लो फ्रीक्वेंसी वेव तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा तो हाई फ्रीक्वेंसी होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे मीडियम वेव्स जो होते हैं उसे सरफेस वेव कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट इफेक्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग द प्रोपागेशन। मैंने आपको पहले भी बताया रेन एटेन्यूएशन की बात आई थी, वहाँ पे KU बैंड आया था, तो जहाँ पे रेन अफेक्ट करेगा, किसको अफेक्ट करेगा, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दी हुई है उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, EHF वेव, हाँ मतलब एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो EHF वेव्स में रेन जो होता है वो इफेक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोपागेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे दिया हुआ है। लेजर डायोड प्रोड्यूसेस द ब्लैंक लाइट, लेजर डायोड जो होते हैं वो कैसा लाइट प्रोड्यूस करते हैं ऐसा पूछा हुआ है। तो देखिए लेजर डायोड जो होते हैं वो कोहेरेंट लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, कोहेरेंट लाइट, इनकोहेरेंट लाइट, आप कह सकते हो ल्यूमिनेंस, नॉन ल्यूमिनेंस, ये जो है लेजर और LED का बीच का डिफरेंस करोगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेजर डायोड जो होता है वो
कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिया हुआ है, रिसीवर यूज इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आर कोड। जो रिसीवर हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो यूज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऐसा पूछा हुआ है। सो जो रिसीवर यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, उसे कहा जाता है फोटो डिटेक्टर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे दिया हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, हाँ, वो एंटायर अर्थ को कवर कर सकता है एक्सेप्ट द पोल्स। हाँ, ओनली जो बेसिक एग्जैक्ट पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके अलावा एंटायर अर्थ जो है वो जियो सैटेलाइट कवर कर सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंटायर अर्थ बट नॉट द पोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, तो आज हम इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मतलब आगे और हमें और 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। इसकी बात जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेट में करेंगे। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस जो है आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।